हेलो फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन हर जगह कहीं भी आप देख लो, न्यूज में देख लो, आप चैनल्स पर देख लो, आप ट्विटर, सोशल मीडिया, हर जगह ओमिक्रॉन 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 ओमिक्रॉन, हर जगह ओमिक्रॉन छाया हुआ है। मैं भी जब सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस में तो कम से कम ढेरों वीडियोस आ जा रहा है ओमिक्रॉन के ऊपर। लिटरेचर देखना चाह रहा हूँ मैं गूगल के ऊपर तो कम से कम हजारों लिटरेचर्स हैं ओमिक्रॉन के ऊपर। जब आप डीपली पढ़ो, आप इनको जब पढ़ने जाओ तो आप बहुत कंफ्यूज जाते हो कि आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन, क्या कुछ कर सकता है ये ओमिक्रॉन, कैसे आ गया ये ओमिक्रॉन इस माहौल में। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैंने जस्ट आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। मैंने इसमें ओमिक्रॉन के बारे में A to Z जानकारी दे दी है एंड मैं दावा के साथ कह सकता हूं अगर आप ये छोटा सा वीडियो हमारे साथ देखेंगे पूरा तो अगली बार से किसी भी वीडियो की, किसी भी लिटरेचर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन भर दिया है इस ओमिक्रॉन के बारे में। तो चलिए आइए और देखिए इस वीडियो को पूरा मेरे साथ। एंड नए व्यूअर्स को मैं बोलूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको भी डे टू डे एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहे। छब्बीस नवंबर, डेट याद रहे, 26 नवंबर। 26 नवंबर को WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दे दिया था। जी हाँ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न B.1.1.529। अर्लियर इसे जाना चाहता था पेंगोलिन लीनिएज के वजह से, लेकिन अब WHO ने ग्रीक नोमेनक्लेचर में इसे ओमिक्रॉन बोल दिया है। तो ओमिक्रॉन देखा ये जा रहा है कि इसमें कम से कम 50 म्यूटेशंस हुआ है एंड मेजर म्यूटेशंस कुछ स्पाइक प्रोटीन के ऊपर भी हुआ है एंड इस स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशंस के वजह से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आ गया है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्लिनिकली जो इसकी सीवियरिटी है एंड प्लस जो कुछ भी आपने अपनाया है इसको बचाने के लिए, जैसे वैक्सीन अपनाया है, कुछ दूरी आपने अपनाई है, कुछ मास्क आपने पहना है, जितने भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए हैं इसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रिवेंटिव मेजर्स को ब्रीच करता है, इसलिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया गया है। देखते हैं इसके ट्रांसमिशन के लिए। तो ट्रांसमिशन जनरली 3 पार्ट से होता है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, अगर आप उनके क्लोज कांटेक्ट में आओगे तो जब वो एक्सहेल कर रहे हैं, जब वो ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वो कुछ ड्रॉपलेट्स को रिलीज करते हैं वायरस कंटेनिंग। अगर यही ड्रॉपलेट आपने इनहेल कर लिया, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट में हो, अगर आपने उन्हें इनहेल कर दिया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, अगर इन पेशेंट ने आपके ऊपर छींका है या खांसा है तो ये स्नीजिंग में भी एंड कफ में भी ये ड्रॉपलेट रिलीज होता है एंड ये ड्रॉपलेट अगर आपने इनहेल कर लिया या आपके आईज पे जाकर वो बैठ गया या आपके नोज में चला गया या आपके माउथ में चला गया तो इन ड्रॉपलेट्स की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर इन पेशेंट ने कहीं पे कफ किया है या स्नीज किया है, वो ड्रॉपलेट किसी सरफेस को कॉन्टामिनेट कर गया है, अगर आपने उसे टच किया एंड जब ये हाथ आप अपने फेस पे लाओगे तो भी आपको इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो यही 3 पार्ट है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसी 3 पार्ट से ये ट्रांसमिट होता है। तो आप जस्ट सोचें कि अगर आपने इन तीनों पार्ट पे अगर वॉर किया है तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमें इन्हीं तीनों पार्ट को ध्यान में देना होगा एंड इसी तीनों पार्ट को मैं फिर से एक बार चर्चा में लाऊंगा अपने लास्ट पॉइंट पे, जहां पे मैं आपको प्रिवेंशन बताऊंगा कि कैसे इस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, ओमिक्रॉन से कैसे बचा जा सकता है। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन। देखते हैं इससे क्लिनिकल फीचर्स को। तो क्लिनिकली अगर आप देखो, एक बार जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है वायरस जब आपके बॉडी में एंटर किया है से लेके फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज, खासकर ये फीवर के रूप में ही आपको मैनिफेस्ट करता है। तो जब इंक्यूबेशन पीरियड आपका ओवर हो चुका है, इसके बाद क्लिनिकली आप मैनिफेस्ट करते हो एज फीवर। फीवर हो सकता है माइल्ड ग्रेड हो, मॉडरेट ग्रेड हो, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक हो सकता है, सुस्ती कमजोरी हो सकती है, नोजिया फीलिंग सी इसमें रहती है, लगता है कि अब वॉमिट हुआ एंड कुछ में वॉमिट हो भी जाता है, पेट में दर्द बहुत रहता है, कुछ केसेस में आपने देखा है डायरिया के मैनिफेस्टेशंस भी आ जाते हैं। देन लेग्स में, पैरों में पेन बहुत रहता है, आंखों में जलन रहती है, आंखों में पेन बहुत रहता है। कुछ लोगों को टेस्ट एंड स्मेल ये भी लॉस हो जाता है। तो आपने सुना ही होगा लास्ट टाइम भी जो आपका सेकेंड वेव एंड फर्स्ट वेव आया था उसमें भी टेस्ट का एंड स्मेल का लॉस हो जाना एक कॉमन सी बात थी। ओमिक्रॉन के साथ भी लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल है। प्लस
कुछ दिनों के बाद हो सकता है आपके हेयर्स पे भी इम्पैक्ट पड़े एंड हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हो तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शंस हो सकता है। मल्टी ऑर्गन मीन्स ब्रेन से लेकर हार्ट से लेकर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, हर जगह का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाता है। एंड सीवियर केसेस में जहां पे आपने देखा है लोगों को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ती है, वहां पे शॉक मैनिफेस्ट कर सकता है, डीआईसी के सिम्टम्स आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, कभी कभी मैकेनिकल वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी प्लाज्मा एक्सचेंज की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस भी होता है इस ओमिक्रॉन से। जहां तक इसके टेस्ट का सवाल है तो टेस्ट में आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR ही है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो RT-PCR इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। हाँ, आप किसी किसी टेस्ट में किसी जगह पे आप RAT भी कर सकते हो, दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। बट मैं हर बार की तरह इस बार फिर आपको बोलना चाहता हूं कि रैट स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। रैट अगर आपको पॉजिटिव आया भी है तो भी आपको RT-PCR से कंफर्म करना होता है। एंड कुछ केसेस में जहां पे रैट नेगेटिव भी है, हो सकता है वो भी कोविड से संक्रमित हो, उस केसेस में भी आपको RT-PCR कराना ही होता है। इसलिए जानकर रखें, RT-PCR इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोरोना वायरस टेस्टिंग एंड इस ओमिक्रॉन के लिए भी RT-PCR ही रहेगा। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, कुछ खास एडवांसमेंट अभी देखने को नहीं मिला है कि कौन सा वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस ओमिक्रॉन को बचाने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये बोला जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है मार्केट में, सभी जिस तरीके से डेल्टा से बचावा करता है उसी तरीके से कुछ हद तक ओमिक्रॉन से भी बचावा करेगा। इसलिए वैक्सीनेशन पे हमें जोर देना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से आज फिर से अपील करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आज के आज ही अपने सेंटर पे, जो सबसे नज़दीकी सेंटर हो एंड जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, इधर कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक और व्हाटएवर जो भी अवेलेबल हो, प्लीज़ लगवा लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा ओमिक्रॉन से। रह गई बात रिसर्चेज की, एडवांसमेंट की, तो वो कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगा। मैं फिर आपको वीडियो लेकर आऊंगा कि क्या इफेक्टिवनेस है या नहीं है वैक्सीन का इसके अगेंस्ट। एंड प्रिवेंशन हर बार की तरह जो कोविड प्रोटोकॉल कहता है, इसी कोविड प्रोटोकॉल को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। 6 फीट की दूरी सबसे ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था 3 चीज़ों से ये ट्रांसमिट होता है। सबसे पहला नॉर्मल ब्रीदिंग से होगा अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, दूसरा स्नीजिंग एंड कफ से होगा अगर आप 6 फीट की दूरी पे हो तो भी आपको हो सकता है स्नीजिंग एंड कफ से, एंड तीसरा अगर कॉन्टामिनेटेड सरफेस पे आपने हैंड्स रखा है एंड हैंड्स आपके फेस पे आता है तो भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, कम से कम 6 फीट का, ताकि अगर पेशेंट खांसता भी है, छींकता भी है तो ये ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच ही ना पाए। जब ये आप तक पहुंचेगा नहीं तो आपको इन्फेक्शन होने का सवाल नहीं है। दूसरी बात, आपको हमेशा मास्क लगाकर घूमना है, मास्क लगाकर बाहर निकलना है, एंड आई वियरिंग भी आपको लगाना है। जैसा मैंने आपको बोला कि ड्रॉपलेट्स अगर आपके आईज में भी डिपॉजिट होता है तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आई वियर की ज़रूरत है एंड मास्क की ज़रूरत है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हैंड वॉश। प्रॉपरली हैंड वॉश करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं हैंड वॉश के, तो फिर आपके ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है। तो इन 3 बातों पे हमें ध्यान रखना है। इन 3 बातों पे अगर हमने ध्यान रखा है तो ऑफ कोर्स इस ओमिक्रॉन से हम लोग लड़ने को रेडी हैं। यस, रह गई बात किसी भी तरह की क्वेरी की ओमिक्रॉन से रिलेटेड, आप हमें डालेंगे कमेंट बॉक्स पे, आपको हर बार की तरह आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।